प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी संचय 2 पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 हरिहर काका का खंड 5 के अंतर्गत गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। आप लोग सब कोई ध्यानपूर्वक उसको सुने और उसको देखें। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत ही नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, उन्हीं की बात चालू रहती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की विचारधारा यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। तो बच्चों, ये रहा आपके गद्यांश की व्याख्या। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उसको देखते हैं। तथ्य, वास्तविक घटना, वाकिफ, परिचित, अवगत, जाना हुआ, कीर्ति, प्रसिद्धि अथवा ख्याति, अचल, गतिहीन। लेखक कहता है कि बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि बिना किसी के कुछ भी बताए गांव के लोगों को वास्तविक घटना का पता चल ही जाता है। हरिहर काका की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बात यह है कि लोगों की जुबान किसी भी घटना को और ज़्यादा असरदार और महत्वपूर्ण बना देती है। कोई भी घटना खुद भी अपने बारे में बहुत कुछ बता देती है। लोगों के कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती। गांव के लोगों को ना तो महंत जी ने कुछ बताया था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कुछ बताया था। उसके बाद भी गांव के लोग सच्चाई से खुद ही परिचित हो गए थे। फिर तो गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस एक ही बात होती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोग यह मानते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अपराध होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बन सकती है। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटनाएं घटित हों। हालांकि ऐसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू-तू मैं-मैं भी होने लगी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं।
असल में जब सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। समाधान का अर्थ है बच्चों उपाय। प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई दे, परोक्ष जो सामने दिखाई न दे, हिमायती अर्थात तरफदारी करने वाला अथवा पक्षपाती। तो लेखक कहता है कि गांव में जितने मुंह थे उतने रंग की बातें हो रही थीं। बातें करने के लिए ऐसा वाक्य कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई अपनी अपनी समझ के आधार पर समस्या के लिए उपाय खोज रहा था और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब कुछ घटना घटित हो। इसी के कारण बातें इतनी अधिक बढ़ गई थीं कि लोग सामने और बिना सामने आए हुए भी दो भागों में बट गए थे। कई बार तो हालात ये हो जाते कि दोनों भागों के लोगों के बीच झगड़े की नौबत आ जाती। एक वर्ग के लोग ये चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन भगवान के नाम लिख दें, क्योंकि वह सोचते थे कि ऐसा करने पर उनका देवस्थान न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ा देवस्थान होगा बल्कि और वह किसी न किसी तरह देवस्थान से जुड़े हुए थे। असल में वह ऐसे लोग थे जो सुबह शाम जब भगवान को भोग लगाया जाता तब साध संतों के साथ प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते थे। ये लोग सिर्फ साध संतों और महंतों की तरफदारी करने वाले थे। दूसरे वर्ग के लोग गांव के विकास के बारे में सोचने वाले लोग थे और वह लोग थे जिनके घर में हरिहर काका की तरह कोई न कोई औरत या मर्द था। गांव का वातावरण बहुत ही तनाव भरा हो गया था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ न कुछ घटनाएं घटित हों। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वह उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका और अपना है नहीं कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वह कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं। फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दूंगा, फिर मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी। ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। लेखक कहता है कि अपने भविष्य की चिंता को ध्यान में रखकर हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखवा दें। उनके अलावा हरिहर काका की जायदाद पर हक जताने वाला कोई नहीं था। इस विषय पर हरिहर काका ने लेखक से बहुत समय तक बात की और लेखक और हरिहर काका अंत में इस परिणाम पर पहुँचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। क्योंकि लेखक और हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वह कुछ लोग
याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनके जीवन में किसी कुत्ते के जीवन की तरह हो गया था। उनका जीवन किसी कुत्ते के जीवन की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह जीते जी किसी को भी अपनी संपत्ति नहीं लिखेंगे। हरिहर काका ने अपने भाइयों को भी समझा दिया था कि जब वह मर जाएंगे तो अपने आप उनकी सारी ज़मीन उनके भाइयों की हो जाएगी। वह ज़मीन लेकर तो मरेंगे नहीं, इसलिए लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन व्यय कर दो अर्थात बेच दो या दे दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबारी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका ना हाँ कहते और ना कहते और ना कहकर वह महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे। ना कहकर वह महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वह महंत जी की कृपा से ही। और हाँ तो उन्हें कहना नहीं है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वह जागरूक हो गए थे। तो बच्चों, इस में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ देखो। टोह का मतलब खोज, विलम्ब का मतलब देर, व्यय का मतलब वसीयत, जागरूक का मतलब सावधान। लेखक कहता है कि जब हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे तो महंत जी हरिहर काका की खोज में रहने लगे थे। उन्हें जब भी हरिहर काका अकेले मिलते तो वह अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। वह हमेशा हरिहर काका को अपनी ज़मीन भगवान के नाम करने के लिए मनाते रहते थे। वह हमेशा हरिहर काका से कहते थे कि उन्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें जल्दी ही अपनी ज़मीन को भगवान के नाम कर देना चाहिए और अपनी पूरी ज़िंदगी वह आराम से देवस्थान में गुजार सकते हैं। वह हरिहर काका उससे कहते थे कि अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके मरने पर उनकी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और वह भगवान के पास जाएंगे और स्वर्ग में ही रहेंगे। लेकिन हरिहर काका उनकी किसी भी बात का जवाब सही से नहीं देते थे। वह ना तो उत्तर हाँ में देते थे और ना ही ना कहते थे। ना कहकर वह महंत जी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हरिहर काका के अनुसार वह परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थीं वह महंत जी के कारण ही संभव हुई थी। और हाँ, वह किसी को भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उन्होंने इरादा बना दिया था कि वह अपने जीते जी अपनी ज़मीन को किसी के नाम भी नहीं लिखेंगे। इस विषय पर वह पूरी तरह से सावधान हो गए थे। पर कुछ समय के बीतने के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं।
महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कह रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। अब इसमें जो भी मुश्किल शब्द हैं बच्चों उसको देखते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब बलपूर्वक, अतिरिक्त का मतलब सिवाय, विकल्प का मतलब उपाय, राजी का मतलब सहमत, दबंग प्रभावशाली, परिणत जिसमें परिवर्तन हुआ हो, गोपनीयता का अर्थ जो सभी को न बताकर कुछ लोगों को ही बताया जाए, निर्वाह का मतलब निभाना या आज्ञानुसार कार्य करना, भनक उड़ती खबर। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज पाठ 5वें भाग की व्याख्या यहीं संपन्न हुई। धन्यवाद।